हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग क्लास ट्वेल्थ में जो पढ़ेंगे उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग दो टाइप से सेपरेट करते हैं। टॉपिक का नाम होगा जो कि 11th का ऑलमोस्ट 12th का 60 to 70% कवर करता है। टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको दो पार्ट में सब डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेकेंड पार्ट होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम लोग जान कैसे सकते हैं, तो चार्ज जब स्टेशनरी होगा या चार्ज रेस्ट में होगा, उससे रिलेटेड जितने भी फेनोमेनन होंगे हम लोग जिस पार्ट में पढ़ेंगे वो पार्ट क्या होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। और हमको पता है इस स्टैटिक का मीनिंग होता है एट रेस्ट। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जब चार्ज मूव करेगा तब हम लोग उसके जो फेनोमेनन्स होंगे उसके करस्पॉन्डिंग चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम लोग देखना चाहें कि किस किस टॉपिक में क्या क्या हमको पढ़ना है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इसका आइडेंटिकल नेमिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके कुछ सर्टेन फेनोमेनन होंगे उसको स्टडी करेंगे। सेकेंड पार्ट में गॉस लॉ को स्टडी करेंगे एंड थर्ड पार्ट में कैपेसिटर एंड इट्स एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। ये तीनों टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के इनसाइड आउट पे डिस्कस करेंगे। सिमिलरली हम लोग अगर पार्ट 2 पे देखें तो पार्ट 2 जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग जो चैप्टर स्टडी करेंगे उसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी और यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड टॉपिक होगा मैग्नेटिज्म रिलेटेड टू मैग्नेट्स एंड थर्ड टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दैट इज EMI इन शॉर्ट फॉर्म एंड फोर्थ टॉपिक होगा अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सिनारियो ये है। अगर हम लोग इसको बाय चैप्टर डिस्क्राइब करना चाहें 1 2 3 4 5 6 7, इस 7th चैप्टर का कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि ऑलमोस्ट 12th का 60 to 70% पार्ट ये कवर करता है, जिसको हम लोग यहाँ से स्टडी करना शुरू करेंगे। तो ये हमने इस डायग्राम के मेथड से हमें क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को किधर पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग एक एनालाइज कर सकते हैं। जब चार्ज रेस्ट में होता है उसकी सारे फेनोमेनन इस तीनों टॉपिक में आती है, और जब चार्ज मोशन में होता है तो उसकी सारे फेनोमेनन इस ऑल प्रोसेस में आती है। दिस इज द टू पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरू करेंगे। उसको ये पार्ट हम लोग फिर शुरू करेंगे। इसको पहले आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट टॉपिक होगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से शुरू करेंगे पढ़ना। उस टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर हम लोग उसको थोड़ा सा इसका डेफिनेशन समझना चाहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग करते हैं क्या है, स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा, तो हम लोग जिस फेनोमेनन का स्टडी करेंगे वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। अगर इसका मीनिंग देखना चाहें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, मीनिंग का मीनिंग होता है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। एक वर्ड होगा इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वर्ड इज स्टैटिक। इन टू वर्ड्स इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर हमको मीनिंग जानना होगा तो इलेक्ट्रो मीन्स वन हाफ इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन से चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स वन हाफ इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन से चार्ज। बोल सकता है कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन तो होगा बट इन जनरली वी कैन से चार्ज। और हमने क्लास 11th में इसको अच्छे से स्टडी किया है। स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। और एक और नया नाम है इसका जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी स्टैटिक हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी। दिस इज द बाय पार्ट्स मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम लोग दो पार्ट में सेपरेट कर दिए। तो फर्स्ट था इलेक्ट्रो, सेकंड इज स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और यू कैन से चार्ज एंड सेकंड मीन्स स्टैटिक एट रेस्ट और यू कैन से स्टेशनरी। व्हेन द फेनोमेनन्स व्हिच स्टडी इन दिस चैप्टर वेयर चार्ज इज एट रेस्ट, जितने भी फेनोमेनन होंगे जहां हम लोग डील करेंगे चार्ज जब रेस्ट में होगा, तो वो सारी कहानी हम लोग किधर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो इसका शॉर्ट फॉर्म ने पहले भी देखा था, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर हमको इसको पूरा मीनिंग पूछना पड़ेगा तो इसका क्या है,
मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट होगा तो जितनी सारी मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे वो सब क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक के इनसाइड में आएगा। तो ये छोटा सा लिटिल डिस्क्रिप्शन है, इसको लिख लीजिए। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है सर, इलेक्ट्रॉन दैट इज चार्ज। स्टार्टिंग पॉइंट शुरू ही होता है चार्ज से। तो हम लोग इसके बाद अच्छे से डिस्कशन करेंगे चार्ज है क्या, चार्ज के बारे में डीपली स्टडी करेंगे, फिर हम लोग इसके ट्रेडिशनल फॉर्म पे आएंगे। इस छोटे से डिस्क्रिप्शन को आप लिखिए जो कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का इंट्रो है। देन हम लोग का मेन एक्सप्लेनेशन पार्ट शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड चार्ज। अब देखिए हमने क्या किया, चार्ज होता क्या है। सबसे पहले हमने देखा था चार्ज इज एट रेस्ट, तो पहले डिस्कशन करना पड़ेगा चार्ज है क्या। चार्ज होता है किसी भी सबस्टांस की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज क्या होता है? किसी भी सबस्टांस की प्रॉपर्टी होती है जिसके प्रेजेंस में हमें वहां पे उसका या तो इलेक्ट्रिकल नहीं तो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखता है। अगर हमसे पूछेगा चार्ज है क्या, तो दो टाइप के इफेक्ट्स होते हैं जो कि इस टॉपिक में हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ना है। अगर चार्ज अवेलेबल है तो उसके दो इफेक्ट होंगे, एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इफ कोई भी सबस्टांस अगर चार्ज है तो क्या होगा, वहां पर हमें दो इफेक्ट दिखने चाहिए। फर्स्ट क्या होगा? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अगर इसके डेफिनेशन को देखें तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस और मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल इफेक्ट। चार्ज क्या होता है? किसी प्रॉपर्टी का सबस्टांस होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नहीं तो मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए। दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ चार्ज। अगर हम इसको थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, तो आपने देखा होगा, हमको पता है कि ऑल मैटर्स मेड ऑफ एटम, जितना ही मैटर होता है क्या होता है? एटम से मिलकर बना होता है। तो ऑल मैटर, क्योंकि हमने सबस्टांस की बात की, सबस्टांस मींस मैटर, ऑल मैटर मेड विथ एटम। जितना भी मैटर होता है क्या होता है? वो एटम से बना होता है। और वी नो all atom contains two charges, proton and electron, and we know atoms contain proton and neutron। हमने क्लास 8 9 में पढ़ा है इसको, proton and electrons। हमको पता है कि all matter made up with atom, क्योंकि smallest particles is atom, उसी से सब मैटर बनता है। और ये किसकी प्रॉपर्टी है? सबस्टांस या मैटर की। तो हर एक एटम में दो चीज होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। इसका थर्ड पार्ट होता है न्यूट्रॉन। बट न्यूट्रॉन के बारे में पता है कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। जब न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। अब देखिए ये क्या करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है। और एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको देखेंगे कि एवरी एटम contains equal number of proton and equal number of electron. If number of proton is equal to number of electron, कहां पे? इन एटम। हर एक एटम में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इक्वल होता है इन एटम, दैट मींस से इन मैटर। अगर उस मैटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा, इन दैट मींस बोलते हैं दैट इज मैटर इज न्यूट्रल, और दैट इज सब्सटेंस इज न्यूट्रल। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं किसी भी मैटर में, तो उस मैटर का क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है। इन व्हाट कंडीशन? क्योंकि हमको पहले से पता है कि प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होगा, और कोई एटम में ये दोनों कंटेन करता है, तो मैटर को न्यूट्रल कब बोलेंगे? जब दोनों का नंबर इक्वल होगा। तो पता चला कि सबस्टांस का हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि सबस्टांस एटम का बना होता है। एटम क्या करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंटेन करता है। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा। अगर नहीं होगा उस पर सम चार्ज होंगे, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको लिखिए, छोटा सा डिस्क्रिप्शन है चार्ज का, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इस एस्पेक्ट से हमको पता है कि हर एक बॉडी में और एटम में या मैटर में जो भी हो सबस्टांस में, उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग दो कंक्लूजन डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन ये होगा, if we remove, हम लोग क्या करते हैं? इफ वी रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बॉडी इट पॉजिटिवली चार्ज। अगर किसी बॉडी में से, हमको पता है कि किसी बॉडी या एटम में क्या तो इक्वल नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाएं तो बॉडी क्या होगा? हमारा
पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली इफ वी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू बॉडी, अगर हम लोग बाहर से इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में पेनिट्रेट करें तो क्या होगा, वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो वो जो एस्पेक्ट हमने पढ़ा था कि मैटर और सबस्टेंस से बना होता है, उसके बारे में देखा कि हम लोग ने अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो बॉडी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट किया तो क्या हमारा वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूट्रल बॉडी इज इक्वल। if we increases the one part, that is electron, that means it will be positive charge, and if we transfer the electron, that means हमको इलेक्ट्रॉन उसमें इंजेक्ट करना पड़ेगा, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दिस इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल बॉडी। सो राइट इट, देन वी मूव नेक्स्ट। पहले से पढ़ा है टाइप ऑफ चार्ज, टू टाइप ऑफ चार्ज होते हैं जो कि हमको टाइप ऑफ चार्जेस, फर्स्ट टाइप होता है पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड टाइप होता है नेगेटिव चार्ज, ये तुमको पता ही है, एंड सेकेंड इज नेगेटिव। हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं प्लस, दिस इज माइनस। ये इसका फंडामेंटल टर्म होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और यहां से हम लोग एक कैलकुलेटर निकाल सकते हैं, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर और सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब अगर दो सेम चार्ज होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, अगर दो डिफरेंट चार्ज होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां से एक हम लोग कैलकुलेटर निकाल सकते हैं, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल मतलब एक दूसरे को अलग करना, रिपेल ईच अदर, एंड डी सिमिलर चार्ज। दिस इसको बाय एग्जांपल्स देखना चाहे, मान लेते हैं दिस बॉडी फर्स्ट, दिस बॉडी सेकेंड। अगर ये प्लस है, ये प्लस है, क्या करेगा दूसरे को, ये इसको इधर भगाएगा, ये इसको इधर भगाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिपेल। इसका मतलब क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अगर मान लेते हैं ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस, क्या करेगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या होगा, अट्रैक्ट करना। अगर सिमिलरली दो नेगेटिव चार्ज हो जाए, क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। ये एस्पेक्ट होता है कि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड डिसिमिलर मींस अल्टरनेट चार्ज इसको अट्रैक्ट ईच अदर करता है। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट होगा टाइप्स ऑफ चार्ज के बाद यूनिट ऑफ चार्ज। इन जनरली हमको सबको पता है यूनिट ऑफ चार्ज भी SI, SI मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्या होता है, कूलम। इसको हम लोग जनरली C से रिप्रेजेंट करते हैं, C इज द यूनिट ऑफ कूलम। हमने क्लास 9, 10th में पढ़ा है, 10th में आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी को I से रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। ये हमने एक्सप्रेशन क्लास 10th में पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। दैट मींस यहां से हम क्या लिख सकते हैं, I into T इज द करंट इनटू टाइम। अब देखो, अगर हमको पता होगा सर हम यूनिट की बात कर रहे हैं तो ये यूनिट और ये यूनिट इक्वल होना चाहिए। अब देखो, इसको हमको पता है कि यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, यूनिट ऑफ करंट हम लोग मानते हैं एम्पियर होता है। एम्पियर को हम लोग क्या करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड होता है। यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड होता है। इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस क्यू की बात की जाए तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्यू इजकल टू आई इंटू टी है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, एम्पियर सेकेंड होगा। हमने क्या किया, एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट किया और इसको सेकेंड से रिप्रेजेंट किया। क्या ये हमको चार्ज का यूनिट लग रहा है? इसका मतलब हमने देखा कि जो हमने कूलम का स्टैंडर्ड लिया था, इस एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या करते हैं, कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। इसलिए हमने इसको क्या बोला, सी। सी मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इनटू सेकंड, बिकॉज हमने देखा Q बाई टी इज इक्वल टू आई होता है, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी है। जब I इंटू टी होगा तो हमने क्या देखा, यूनिट ऑफ I मींस करंट का एम्पियर होता है और टाइम का सेकंड होता है। इस दोनों का प्रोडक्ट अगर चार्ज है तो एम्पियर इंटू सेकंड को कूलम होना पड़ेगा। दैट इज द बेसिक रेगुलेशन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया कि यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। I इज इक्वल टू Q बाई टी, यहां से हमने Q निकाला, करंट का एम्पियर हमको A पता है, टाइम का एम्पियर S पता है, सेकंड होता है, उसको S लिख सकते हैं। तो यहाँ से एम्पियर सेकंड इक्वल टू कूलम हो गया। तो हम लोग एक रिलेशंस और जनरेट कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए। टर्म और ऐड करना चाहे तो हम लोग को यूनिट पता है, तो देन यू कैन ऐड डायमेंशन। डायमेंशन हमको लिखने आता है,
यानी फाइंड डायमेंशन कैसे लिखते हैं, तो क्या होता है यूनिट देखना पड़ता है। ए इंटू एस, तो ए का एम्पियर ए होता है और एस का क्या होता है टी होता है, दैट इज द डायमेंशन। हम लोग वहां पे स्पेशल यूनिट में वहां पे ए आई भी लिखा होता है, तो हम लोग जस्ट ट्राई करेंगे करंट का एम्पियर इनटू टाइम, दैट इज द आल्सो डायमेंशन ऑफ द चार्ज। इसका होगा वो डायमेंशन ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्विक इंफॉर्मेशन जानते हैं चार्ज के यूनिट के बारे में। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बोलते हैं कि चार्ज का इन जनरल यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, बट क्विक इंफॉर्मेशन देखेंगे तो एक होता है बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होगा, तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड, का नाम है फैराडे। चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट उसको हम फैराडे बोलते हैं। होता है 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है एग्जाम में, आप देखेंगे 2001 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फैराडे एंड कूलम। तो ये आपको इन फ्यूचर भी डिफरेंस आएगा। तो हमने एक कैलकुलेशन निकाला कि जो चार्ज का सबसे बिगेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, फैराडे होता है, और 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम होता है। दिस इज द वन रिलेशन। ये क्या है, एक हमारा रिलेशन है कि सबसे, अगर हमें इन जनरली कोई पूछ ले कि चार्ज का बिगेस्ट यूनिट क्या होता है, तो हमको पता चलना क्या होता है, ये फैराडे होता है। और इस फैराडे को रिलेशन इन टर्म्स ऑफ कूलम हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिख लीजिए, हमारा बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ESU। उसका रिलेशन होता है 1 ESU इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ कूलम। तो हमको पता चला यहाँ से दो रिजल्ट, एक तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, और सिमिलरली सबसे स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, उसका इन टर्म्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। तो ये दोनों रिजल्ट समहाउ आपको रिमेंबर रहने चाहिए कि किस कंडीशन में रिलेशंस क्या होते हैं, इन केस ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट एंड इन केस ऑफ बिगेस्ट यूनिट। हमको दो कंसीडर पता चला यहाँ से, फर्स्ट बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड फैराडे एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड ESU, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। उसको अच्छे से आप लिख लीजिए। अब क्या हमारा प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमने पहले देखा है, सिमिलर चार्ज और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जो हमको पहले से पता है। लाइक चार्ज में क्या होगा, या तो प्लस प्लस रहेंगे, नहीं तो माइनस माइनस रहेंगे। लाइक मतलब दोनों सेम चार्ज होगा, इस केस में क्या करेगा, वो दोनों रिपेल करेगा। और अनलाइक चार्ज मींस एक प्लस दूसरा माइनस रहेगा, क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। तो हमको लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज का कहानी पता है। सेकेंड होता है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को हम लोग यहां से वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है, जिस तरह हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ये पढ़ा था। उसी तरह क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। दैट मीन्स कि ये चार्ज का एज ए कंपैक्टली कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं, बट चार्ज यहां से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, बट चार्ज एज ए होल सम डज नॉट चेंजेस और दैट इज कंजर्व। इसका मीनिंग ये होता है, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज वेरिएबल। अब क्या होता है, चार्ज पार्टिकल, मान लो किसी एक पार्टिकल में, एक एग्जांपल देके बताता हूँ, मान लो ये पार्टिकल ए है, इस पे 2 कूलम चार्ज है, और ये पार्टिकल बी है, इस पे 1 कूलम चार्ज है। अब हमको अगर कंजर्वेशन की मतलब हम क्या पूछेगा, अल्टीमेटली इस पे कितना है, इस दोनों बॉडी पे 3 कूलम चार्ज है। आफ्टर सम टाइम हो सकता है इस बॉडी पे 1 कूलम ही चार्ज में से ए वाले पे, और इस पे कितना हो जाए, 2 कूलम हो जाए। तो ये पॉसिबल है, बट अल्टीमेटली 3 कूलम इस साइड, 3 कूलम इस साइड होना चाहिए। ये कंजर्वेशन रिक्वायर्ड है। जैसे हमने बोला कि चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट हो सकता है, कि पार्टिकल ए पे पहले 2 था, अब क्या हो गया, 1 हो गया। पार्टिकल बी पे 1 था, अब कितना हो गया, 2 हो गया। इन दिस केस कंजर्वेशन इस साइड का और कंजर्वेशन इस साइड का, सम ऑफ द होल चार्जेस एंड सम ऑफ द होल चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है फोर्थ, चार्ज इज एडिक्टिव इन नेचर। दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, वी कैन ऐड इट अलजेब्रिकली। जैसे हम लोग 2 + 2 4 करते हैं, 3 + 2 5 होता है, उसी तरह चार्ज को भी 2 कूलम + 2 कूलम इज इक्वल टू 4 कूलम लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट हाफ की प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से आप लिखिए। करते हैं, ये जो लास्ट प्रॉपर्टी थी
वी कैन ऐड एल्जेब्रिकली। इस प्रॉपर्टी को एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, इस वाले टर्म में दिया हुआ, ए सिस्टम ऑफ थ्री बॉडीज ए बी एंड सी हैव नेट चार्ज 20 कूलम। ये कितने? नेट चार्ज 20 कूलम। If charge on body A and body B is 10 coulomb and 38 coulomb respectively, then find the charge on C। अब क्या बोला है, एक सिस्टम है, तो मान लेते हैं हमारा एक सिस्टम ये होगा समथिंग, उस पे बॉडी A है, बॉडी B एंड बॉडी C है। इसने क्या बोला है, चार्ज नेट, इसका मतलब Q नेट ऑन बॉडी इज इक्वल टू 20 कूलम है। तो हमको पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल चार्ज होंगे एट A, एट B, एट C, सबका सम कितना होना चाहिए? Q नेट होना चाहिए। इसका मतलब मान लेते हैं चार्ज एट A प्लस चार्ज एट B प्लस चार्ज एट C इज इक्वल टू Q नेट, ये होना चाहिए। इसने क्या बोला था, अगर कंजर्वेशन होगा तो सारा चार्ज जो इस तीनों बॉडी पे अवेलेबल है ये Q नेट के बराबर होना चाहिए। और हमको क्या पता है, QA प्लस QB प्लस QC इज इक्वल टू Q नेट। तो क्या Q नेट का वैल्यू 20 दी है, दिस इज द कंजर्वेशन विद एडिटिव। हम लोग क्या कर सकते हैं, QA प्लस QB प्लस QC को ऐड करके नेट के इक्वेट कर सकते हैं। हमने क्या किया, QA का वैल्यू हमें पता था, चार्ज एट A इज 10 कूलम, प्लस हम लोग यूनिट को बाद में लिखेंगे, चार्ज एट B इज 38 कूलम, प्लस चार्ज एट C हमको ढूंढना है, पता नहीं, और नेट कितना है 20 कूलम दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग एल्जेब्रिकली सॉल्व करें तो हम लोग बोलेंगे QC प्लस 48 इज इक्वल टू 20। तो हमने बोला यहां से चार्ज ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू 20 माइनस 48, दैट मीन्स माइनस 28 कूलम। अगर इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेंगे तो क्या होगा, QC इज इक्वल टू 20 माइनस 41 माइनस 28 कूलम। अगर देखेंगे प्रॉपर्टी पे नेट, तो इसको पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी 4 देखी थी उसमें हमने एक एग्जांपल करके देखा कि ये किस तरह बिहेव करता है। तो इस एग्जांपल को अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। इसका दूसरे नाम बोल सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वो क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच द वर्च्यू ऑफ विच ऑल फ्री चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट ऑफ चार्ज। बेस यूनिट ऑफ चार्ज कहने का मतलब है दैट इज इलेक्ट्रॉन ऑफ E। अब देखिए, जिसको हम मैथमेटिकल लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू NE। ये क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ, एक्सप्रेशन की बात की जाए तो Q इज इक्वल टू NE इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमको पता है Q मींस, हमको पता है Q का मीनिंग क्या होता है, Q होता है चार्ज, N इज इंटीजर, एनी इंटीजर, एंड E इज द इलेक्ट्रॉन। बेस यूनिट उसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस यूनिट ऑफ चार्ज, बेस यूनिट ऑफ चार्ज, जिसका वैल्यू हमने देखा, आपको पता होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। बेस यूनिट ऑफ चार्ज E इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। और हमको पता है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 to the minus 19 कूलम, और मास भी अपने को पता होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। सिमिलरली मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 kg। दिस इज द बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर इसको एक और लैंग्वेज में समझना चाहे तो चार्ज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वो कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। उसको हम लोग नोट में लिखेंगे, पहले उसको आप अच्छे से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इसका आगे देखते हैं। अभी क्या होता है, हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा Q इज इक्वल टू NE। अगर इसको देखें Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, यहाँ पे N एक इंटीजर है, वी कैन पुट इट एंड इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। हमने क्या बोला है कि क्वांटाइजेशन में चार्ज ऑलवेज इंटीजर होता है, वो कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो यहां पर एक नोट करके लिख लेंगे, चार्ज ऑन ए बॉडी लाइक 2/3 ऑफ E, 1.7 E और 10 to the power 7 E। कभी भी ये जो हमने फॉर्म लिखा है, किसी भी बॉडी पे
2/3 of charge does not exist, 1.7 of charge does not exist, 10 to the minus 7 times of this charge does not exist। मतलब चार्ज तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा बट नेवर बी फ्रैक्शनल, अगर बोल सकते हैं नेवर बी फ्रैक्शनल। या भी इस तीनों फॉर्म में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और सारे फॉर्म आते हैं फ्रैक्शनल 1/4, 3/4, जो भी फ्रैक्शनल फॉर्म आप लेंगे उस फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने देखा इस क्वांटाइजेशन में चार्ज ऑलवेज इज द पैकेट, जस्ट इंटीजर 1 2 3 4 1 e 2 e 3 e 4 e का अपना एक बेस यूनिट होगा जिसका वैल्यू हमने 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम देखा है, वो तो अपने बेस वैल्यू से जस्ट इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ना कि फ्रैक्शनल मल्टीपल होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कहाँ पे हम लोगों तो बोल देते हैं कि ऐसा नहीं होगा, बट कैसा नहीं होगा, तो इस तीनों टाइप का ये बॉडी पे ऐसा कभी चार्ज नहीं हो सकता। सो अच्छे से इसको लिखिए, फिर हम लोग कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे इसको। ऐसा क्वेश्चन है जस्ट उसी एस्पेक्ट पे यहाँ देखेंगे। ए नेचुरल बॉडी इजेक्ट्स दिस टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। अब इसको देखने कैसे देखने के दो, दिस टाइम ऑफ फॉर्म फाइंड द चार्ज ऑन द बॉडी। हमने अभी फॉर्मूला देखा था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी की बात नहीं हो, तो हम लोग जस्ट क्या करते हैं एनी, तो इतना चार्ज इस पे कितना है 10 to the power 18 into E। E के वैल्यू हमें पता है कितना होता है, पुट कर देंगे 10 to the power 18 into 1.6 into 10 to the minus 19। इसको सॉल्व करते हैं तो 1.6 into 10 to the power minus 1 कूलम आता है, इसका मतलब 1.6 by 10 is equal to 0.16 कूलम। वेरी इजी वन। अब किसी क्वेश्चन होगा सर आपने यहाँ पे लिखा था 10 to the power minus 7, ये फ्रैक्शनल फॉर्म कैसे नहीं, ये तो आपने 18 लिखा है। अगर इसको आप लिखना चाहें तो क्या 10 to the power minus 7 को इलेक्ट्रॉन का लिख सकते हैं 1/10 to the power 7 इलेक्ट्रॉन, दिस इज फ्रैक्शनल। इसलिए कभी इस वर्ड में कंफ्यूज मत हो जाएगा सर 10 to the power minus 7 तो आपने लिखा है को किसी बॉडी पे चार्ज हो नहीं सकता, बट आपने इस बॉडी पे 10 to the power 18 कैसे लिखा, 18 इज नॉट द फ्रैक्शनल, दैट इज द इंटीजर, क्योंकि इसमें क्या है कुछ 1 by समथिंग का कंसेप्ट नहीं आ रहा है। आप इस तीनों एस्पेक्ट में देखेंगे, इस तीनों में 1 by समथिंग एक फ्रैक्शनल टर्म आ रहा है जो कि चार्ज फ्रैक्शन नहीं हो सकता, बट यहाँ पे हमने क्या किया, दैट इज द इंटीग्रल फॉर्म। सो बहुत सारे लोग को लगेगा सर हमने प्रॉपर्टी में अभी देखा था कि वो 10 to the power माइनस समथिंग नहीं हो सकता, बट 10 to the power प्लस समथिंग हो सकता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन अप्लाई किया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जांपल है ए बॉडी हैज 5 कूलम चार्ज, नाउ 10 to the power 19 E आर इजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी। अब क्या है कि इसके पास मान लो कोई एक बॉडी ए है, इसके पास ऑलरेडी Q1 5 कूलम है। अगर इस बॉडी में हमने क्या किया, इतना चार्ज और इजेक्ट कर दिया, तो बोलेगा इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना होगा। तो हमको सबसे पहले अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन, क्या देखा था हमने, प्लस माइनस एन ई के टर्म को देखा था, जो कि यहाँ कितना है 10 to the power 19 E। तो इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको चार्ज को एडिटिव बनाना है, तो 10 to the power 19 into 1.6 into 10 to the power minus 19 ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1.6 कूलम। ये चार्ज हमारा Q2 होगा जो इस बॉडी में आके इजेक्ट कर जाएगा। इसका मतलब अगर नेट चार्ज पूछेगा तो इस बॉडी में सबसे पहले किसने किया, बॉडी ए में Q1 एंड देयर इज Q2 इजेक्ट हुआ, तो हमसे पूछेगा कि नेट चार्ज इन बॉडी ए QA इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। यू कैन सॉल्व इजीली 5 प्लस 1.6 6.6 कूलम, दिस इज द आंसर 6.6 कूलम। इस क्वेश्चन में हमने दो कांसेप्ट का यूज किया, फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि चार्ज को हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, सेकंड में फिर उससे पहले देखा कि क्वांटाइजेशन जो हमने जस्ट सिमिलर क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था इससे पहले वाले में, उसको हमने यहाँ से क्वांटाइज्ड किया, ये ऑलरेडी चार्ज था, देन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी नियरली इसी तरह से मिलता जुलता है, बट यहाँ पे कहानी हमारी कुछ और है। फिर से मान लेते हैं कि कोई बॉडी ए होगा हमारा, इसके पास खुद का फर्स्ट चार्ज कितना है -10 कूलम, -10 कूलम है। बोल रहे हैं क्या 3 into 10 to the power 19, तो इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं 3 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम देयर, देन अप्लाई द सेम कांसेप्ट हमने क्या किया था क्वांटाइजेशन में, Q इज इक्वल टू एन ही होता है, क्या होगा सेकंड चार्ज होगा Q2, एन की वैल्यू कितना है 3 into 10 to the power 19 into E की वैल्यू 1.6 माइनस 19, इसको कट जाएगा, क्या बचेगा इसका 4.8 कूलम, दैट इज Q2। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ये बॉडी एक्चुअली कितना चार्ज एक्वायर करेगा। अब यहाँ बोलेगा हमने फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन लिखा था कि इस पे कितना चार्ज होगा, और इसमें है कि बॉडी कितना एक्वायर करेगा, तो देखेंगे क्योंकि ये नेगेटिवली बॉडी था,
क्या था ये, निगेटिवली चार्ज बॉडी था। तो चार्ज ऑन बॉडी ए इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, अगेन अप्लाई द एडिटिव नेचर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो क्या होगा, माइनस ऑफ 10 कूलम प्लस 4.8 कूलम, तो कितना हो रहा है हमारा 4.8 5.2 5.2 कूलम ये चार्ज एक्वायर करेगा। इसको अच्छे से लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन E मल्टीप्लाई है आर इजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम ए बॉडी, देन आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल द बॉडी एक्वायर्स 3 माइक्रोकूलम। अब देखिए यहाँ पर एक रिलेशन होता है, माइक्रो का मीनिंग होता है, अगर हम माइक्रोकूलम कन्वर्ट करना चाहें तो 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम होता है। ये रिलेशन है, याद रखेंगे इसको। इसने क्या बोला है कि दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻6 इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम ए बॉडी, तो कितना टाइम लगेगा, तो एज्यूम कर लेते हैं कि टाइम क्या लगेगा हमारा, वो लेट t सेकेंड मान लेते हैं, जो भी होगा t टाइम मान लेते हैं। अब देखो इज इक्वल टू n इंटू ई होता है। अब n क्या होगा, इतना टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो पर सेकंड का है। अब देखो 1 सेकंड में इतना हो रहा है, तो हमको कितना सेकंड लगना चाहिए इतना एक्वायर करने के लिए, तो उतने उसने को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 10⁻6 e इंटू टी, जो हमारा बेसिकली ये होगा e इंटू टी। अब ये हमको पता है, और ये तो n इंटू ई, तो एग्जैक्टली ये फॉर्म में आ जाएगा। तो 10⁻6 इंटू टी, इसको देखेंगे 10⁻6 फॉर्मूला पुट कर दो 1.6 माइनस 19 इंटू टी। अब वो चार्ज कितना था, अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें इस चार्ज में, तो 3 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 3 इंटू -6 कूलम लिख सकते। तो इसको हम लोग इधर से इक्वेट करेंगे, तो हमको यहां से इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, फिर देखिए आंसर क्या आता है। तो सॉल्व करेंगे तो आपको 3 इंटू -6 ये आपके लिए करने के लिए था, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 इंटू टी होगा। तो इसको हम लोग डिवाइड करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻30, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻7, क्योंकि हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1.6। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, जाएगा 2 इंटू 10⁻7 सेकेंड। दिस इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू कम्युनिकेट टू 3 माइक्रो इलेक्ट्रॉन। हमने इसमें कुछ नहीं किया, जस्ट देखा कि 10⁻6 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड का था, तो ऐसा ऐसा वो कितने सेकंड में लेगा, इसको हमने टी टाइम मान लिया। तो n इंटू ई टी, इसको फिर से एक्सप्लेन किया, इसको हमने माइक्रो को सिंपल कूलम में लेके आया, फिर हमने यहाँ से इक्वेट करने के बाद एग्जैक्टली 2 आएंगे आंसर, सॉरी एग्जैक्टली नहीं, 2 से थोड़ा छोटा होगा, तो हमने अप्रॉक्स 2 इंटू 10⁻7 सेकंड हमारा ये आंसर होगा। इसको अच्छे से लिख लीजिए, ये कैलकुलेशन आप कर सकते थे, इसमें कुछ नया नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नियरली सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट वन किया था उसी के एस्पेक्ट में, बट वहां पे इलेक्ट्रॉन्स था, यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल है। हम लोग थोड़ा सा अल्फा पार्टिकल का डिस्कस कर लेंगे। अल्फा पार्टिकल हम लोग, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के बारे में हमको पता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आइडिया होगा। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो होगा चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और बाकी कंसेप्ट सब सेम ही रहेंगे। ये हमारा रिमेम्बरेंस होता है, चार्ज 2 टाइम्स होता है, और चार्ज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। उसको देख लेंगे हम लोग, ये अभी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे रिलेशन देखें, अल्फा पार्टिकल का 2 टाइम्स ऑफ चार्ज होता है। अगर हम लोग फिर से क्वांटाइजेशन लगाएं तो पूछा क्या है, हाउ मच टाइम पर सेकंड का दिया हुआ है, 10⁻10 अल्फा पार्टिकल पर सेकंड का पता है, तो बोला कि हाउ मच टाइम टेक, तो फिर से मान लेते हैं लेट टी एक्वायर किया था, फिर से हमको रिलेशन पे से पता है Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 माइक्रोकूलम। अगर इस यूनिट को इंटरवीन कर दें, चेंज कर दें, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 4 इंटू 10⁻6 कूलम, जो हमको पहले से पता है। एंड वी नो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू n इंटू ई होता है। अब क्या बोला, 1 सेकंड का t था, तो चार्ज कितना 10⁻10 इंटू चार्ज कितना होगा 2e, बिकॉज इसका चार्ज क्या होता है अल्फा का 2e इंटू टाइम t। दिस इज द कंप्लीट चार्ज एक्वायर्ड बाय दिस अल्फा पार्टिकल। वो कब तक पूछेगा, तो -4 इंटू 10⁻6। अब बोलोगे सर ये माइनस क्यों है, तो इतना चार्ज एक्वायर करने के लिए उसको हमको कितना टाइम लगेगा। फिर से क्या करेंगे, दिस माइनस साइन ओनली रिप्रेजेंट्स नेगेटिविटी, ऐसा नहीं कि टाइम नेगेटिव होगा, वो क्या करेगा सिर्फ नेगेटिविटी शो करेगा। तो क्या लिख सकते 4 इंटू
माइनस 6 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू टी। फिर से आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको यहाँ से टी का वैल्यू निकलेगा। निकालिए सॉल्व करके, कितना आ रहा है आंसर? सॉल्व करेंगे हम लोग। जस्ट हमने इसको क्या किया है, सॉल्व किया है, आपको हमको ये आंसर नहीं जाएगा। जस्ट हमने इक्वेट करके तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड इस पार्टिकल को लगेगा कितना वो चार्ज, -4 कूलम रिक्वायर करने में। आपका क्वेश्चन होगा सर ये माइनस साइन किधर गया? माइनस साइन जस्ट रिप्रेजेंट करता है कि इतना चार्ज रिक्वायर होगा, बट टाइम नेवर बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई हमने माइनस साइन को हटा के इसको सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने क्वांटाइजेशन को समझने की कोशिश की, और उसके लिए जो रेस्ट 4 प्रॉपर्टी थी, 4-5 प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग एसोसिएशन देखे थे, चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है, चार्ज को हम लोग एलिजिबिलिटी ऐड कर सकते हैं कि नहीं, वो सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज एसोसिएट विथ मास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6। एक एस्पेक्ट हमको आना चाहिए, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास का मतलब होता है विदाउट मास चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। विदाउट मास चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इसके वाइस वर्सा कंडीशन क्या है? अगर चार्ज नहीं भी होगा तो मास एग्जिस्ट कर सकता है। हम लोग ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। चार्ज ऑलवेज एसोसिएट्स विद मास का है कि जहां पे मास होगा वहीं पे चार्ज होगा। इसका मतलब हमने इसको इंटरप्रेट क्या किया कि विदाउट मास चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। जहां पे मास नहीं होगा चार्ज वहां पे नहीं होगा, एंड बट मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। बट मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। इसका वाइस वर्सा रिलेशन करेक्ट नहीं है, क्योंकि क्या होगा, मास एग्जिस्ट करेगा चार्ज रहे या नहीं रहे, बट चार्ज का कंडीशन क्या है? चार्ज ऑलवेज एसोसिएट विद मास। विदाउट मास का चार्ज नहीं होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको लिख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 6। रिगार्डिंग हमने जो देखा था विदाउट चार्ज मास, विदाउट मास चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, एंड जो रिवर्स में था कि मास एग्जिस्ट इवन विदाउट चार्ज, उसको एक हम लोग कॉलम से समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो नोट्स में लिखा है, नोट फर्स्ट में, इफ Q not is equal to 0 and mass not is equal to 0, इसका मतलब क्या होगा? एनी चार्जिंग बॉडी। अब देखो मास नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि मास होगा। अगर मास होगा तो चार्ज भी समथिंग होगा। इसलिए क्या है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज द ऑर्डिनरी कंडीशन। क्या होगा, कोई एक जनरल कंडीशन होगा जहां पे कोई भी चार्ज बॉडी होगा। उसी तरह अगर चार्ज 0 हो जाए और मास 0 नहीं हो, इसका मतलब मास समथिंग होगा। तो इस केस में क्या होगा, एक न्यूट्रल बॉडी होगा। न्यूट्रल बॉडी में सबसे पहले डिस्कस कर चुका हूं, जिसपे चार्ज क्या होता है? 0 होता है, दैट इज न्यूट्रल बॉडी। अगर मास ही नहीं हो और चार्ज समथिंग हो जाए, क्या ये केस पॉसिबल है? नहीं, दिस केस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमने पहले बोला था विदाउट मास चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो हमने एक एनालॉजी निकाला है कि मास 0 हो और चार्ज नॉन 0 हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब देखो एक नया सा कंसेप्ट आया है, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा आपको नया लगेगा। अगर चार्ज भी 0 हो, मास भी 0 हो, दैट इज द वन टर्म इज फोटोन। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इन लेटर हाफ। इसका मीनिंग क्या होता है? जिसका रेस्ट मास भी 0 होता है और एग्जैक्टली चार्ज भी 0 होता है। तो जो प्रॉपर्टी हमारा था चार्ज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास, इसके बारे में हमने देखा कि विदाउट चार्ज, विदाउट मास चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। बट इसके रिवर्स में देखेंगे तो क्या होता है, बिना चार्ज का मास तो एग्जिस्ट करता है, उसमें कुछ नया नहीं है। तो हमने एक नोट्स को देखा, इस नोट से समझने की कोशिश की क्या क्या एनालॉजी हो सकता है। तो आप उसके नीचे जो पॉइंट था उसके फर्दर इसके नीचे इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को चलते हैं, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमको ये इन फर्दर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चार्ज एट रेस्ट, मतलब चार्ज के बारे में कंडीशन दिया हुआ है। अगर चार्ज रेस्ट में होगा उस समय क्या करेगा, दे प्रोड्यूस्ड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। समहाउ हमारे एग्जाम में इवेंचुअली IIT एग्जाम, या फिर आप मेंस की बात कर लो या नीट की बात कर लो, समटाइम्स आपको इनडायरेक्टली बाय यूजिंग दिस कांसेप्ट ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैच द कॉलम स्टेप्स क्वेश्चन में हो जाएंगे, या फिर समटाइम्स which of the following is correct, which is the not correct, इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। उस वाले में आपको पूछेंगे when charge is at rest, then ऑप्शन मैच करना only produce electric field। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बोथ को प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज क्या करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करेगा और फिर मैग्नेटिक, दोनों को प्रोड्यूस करेगा। अगर वो चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन हो जाए, एक्सीलरेटेड मोशन होने के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक तो करेगा ही, मैग्नेटिक भी करेगा
और सम एनर्जी आल्सो रेडिएट्स। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये हम लोग आगे जाके देखेंगे हीट एनर्जी जब करंट का पढ़ेंगे तो क्या होता है, कुछ एनर्जी भी रेडिएट करता है। तो हमने तीन कंडीशन देखा इस प्रॉपर्टी में। चार्ज जब रेस्ट में होगा तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली प्रोड्यूस करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर वो एक्सीलरेटेड मोशन प्रोड्यूस करेगा उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट्स एनर्जी भी करेगा। तो हमको इस प्रॉपर्टी को अच्छे से आप लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर प्रिवेल करते हैं। नाइन्थ प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। इनवेरिएंट का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता है, जो वेरिएबल नहीं हो, उसका चार्ज का नेचर क्या होता है, वो बदलता नहीं। अगर इस वर्ड को थोड़ा सा आसान में समझना चाहें तो ये क्या है, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जनरली होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस मींस जस्ट वो जिस तरह रोटेशंस होते हैं, मूवमेंट होता है, उसके रिकॉर्डिंग डिस्क्राइब करते हैं। इसको अगर मैथमेटिकली जानना चाहें तो चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। अगर कोई चार्ज रेस्ट में रखा हुआ है उसका चार्ज क्यों है, अगर वो चार्ज का बॉडी मूव करने लगेगा फिर भी उस कंडीशन में क्या होगा, चार्ज भी इक्वल होगा। तो इस चार्ज इनवेरिएंट का मीनिंग होता है नेचर का, अगर किसी बॉडी का चार्ज क्यों है, अगर वो रेस्ट में रखा है तो उसका चार्ज क्यों ही रहेगा अगर हम उसको मूव करवाएं। इसका एग्जैक्टली मीनिंग ये होता है। तो इस प्रॉपर्टी को आप लिख लीजिए। बारे में इस रूल को हमने नाइन्थ प्रॉपर्टी को देखा, उसमें देखा चार्ज इनवेरिएंट होता है जो कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट एक कांसेप्ट आता है, आपने बोला था सर कि चार्ज एसोसिएट विथ मास का मीनिंग होता है विदाउट मास चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन वही एस्पेक्ट में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करके उसने बताया कि बट मास डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो मास होता है वो क्या करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है बट चार्ज नहीं करता है। सर ये क्या कोरिलेशन आ गया, बिकॉज आपने देखा क्या कि सर चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है बट चार्ज नहीं करता है। उस इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन जो रेफरेंस होता है m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ बात करें हर एक टर्म की तो m नॉट को हम लोग बोलते हैं रेस्ट मास, m नॉट क्या बोलते हैं, रेस्ट मास। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ द पार्टिकल और द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी जिसका वो मास होगा, स्पीड ऑफ बॉडी, एंड दिस m इज द एक्चुअल मास, दिस m इज द एक्चुअल मास। तो ये रिलेशन आइंस्टीन का ये क्लियर करता है कि चार्ज तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है बट मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, जो कि हमने m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। ये इसका एक रेफरेंशियल एस्पेक्ट था जो हमें बताना चाहिए था, क्योंकि हमने रिलेशंस देखा था कि चार्ज और मास डिपेंड्स नहीं करता है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे चार्ज, बट मास करता है। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग कुछ और एस्पेक्ट क्लियर करते हैं। प्रॉपर्टी के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एस्पेक्ट होता है जिसको हम लोग 2-3 बार बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मीनिंग होता है चार्ज बाय मास रेशियो, जिसको हम लोग Q बाय M बोलते हैं। हमको समटाइम्स इन क्वेश्चन कभी-कभी दिया रहता है चार्ज बाय मास रेशियो, तो हमको पता चलना चाहिए स्पेसिफिक चार्ज और चार्ज बाय मास रेशियो एक ही होता है, जिसको हम लोग Q बाय M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका दो कंडीशन होता है। चार्ज बाय मास रेशियो किस कंडीशन में क्या होता है, एट वेरी लो स्पीड, अगर स्पीड उसका बहुत कम होगा, वेरी लो स्पीड, Q बाय M कांस्टेंट होता है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। लो स्पीड पे QM बाय कांस्टेंट होता है, बट एट वेरी हाई स्पीड Q बाय M डिक्रीज करता है। इफ V इंक्रीजेस देन M आल्सो इंक्रीजेस। इस रिलेशन को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। जो हमने देखा था रिलेशन क्या पता अपने को, M इज इक्वल टू M नॉट 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। अगर हम लोग को पता है कि ये टर्म में ये अगर V को इंक्रीज करेंगे तो 1 माइनस दिस टर्म डिक्रीज करेगा, जब ये डिक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस रिलेशन को अपने यहाँ से निकालना है, आप इसको देख सकते हैं। जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखा था m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। इफ यू इंक्रीज वेलोसिटी मतलब क्या है, हाई स्पीड पे होगा तो ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये घटेगा तो ये अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। तो m इंक्रीज करेगा कब, जब v इंक्रीज करेगा। तो क्या पता है q बाय m क्या होगा, जब हम इसको बढ़ाएंगे तो होल टर्म क्या होगा, डिक्रीज करना चाहिए। दैट्स व्हाई q बाय m विल बी डिक्रीजेस। तो ये दिस एस्पेक्ट हमने देखा चार्ज बाय मास रेशियो का रिलेशंस होते हैं। कभी कभी एग्जाम में इन शॉर्ट क्वेश्चंस आपको ये सब चीज पूछ सकते हैं, इसको अच्छे से लिखिए फिर हम लोग। हमने देखा आज का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डिफरेंट चीज की चर्चा की। सबसे पहले
क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी करी, चार्ज की प्रॉपर्टी के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स देखे, जिस एग्जांपल से हमें पता चले कि हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। फिर हमने 6 to 7 ऑलमोस्ट 9 एग्जांपल थे। फिर हमने एक नया टर्म सीखा, स्पेसिफिक चार्ज। सो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।